हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वन शॉट वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से जो चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वन शॉट वीडियो में मैं पूरा समझा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी चीज़ों को समझेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी और जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बहुत ही आसान चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक है, दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है धातु और अधातु। तो ये क्या होते हैं? धातु को अंग्रेजी में कहा जाता है मेटल्स, ठीक है। अधातु को कहा जाता है नॉन मेटल्स। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि आपको कम से कम तत्व 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक उसका प्रत्येक सीरियल वाइज याद करना होगा। इस चैप्टर में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ बताऊंगा थोड़ी देर में। तो धातु क्या होते हैं? ठीक है, धातु क्या होता है? अगर मैं धातु का नाम बताऊं, जैसे लोहा आपके मन में आ रहा होगा, अधातु बोलूँगा तो प्लास्टिक आपके मन में इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। तो पूरी परिभाषा क्या होती है? ऐसा तत्व जिसमें चमक होती है। जितने भी धातु होते हैं ना, उसमें एक चमक होगी, वो चमकेगा। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, स्टील है ना, ये सब क्या है? चमकेंगे, उनमें एक अलग ही चमक होती है। ठीक है, उसके बाद आघातवर्धक होते हैं। आघातवर्धक क्या होता है? जैसे लोहे की कोई चीज़ है, स्टील है, कुछ भी है ना, आप उस पर ऐसे हथौड़े से मारोगे ना तो वो टूटेगी नहीं। मिट्टी होगी, पत्थर होगा तो वो टूट जाता है, भंगूर हो जाता है। लेकिन आघातवर्धक में वो क्या होता है? वो फैल जाती है। ठीक है, फैलेगी चादर की तरह, लेकिन टूटेगी नहीं। उसके साथ साथ जिसकी तनन क्षमता अधिक हो, तनन का मतलब हो जो गल जाए। ठीक है, जैसे लोहे के अगर कुछ चीज़ होता है तो वो गल जाता है, उसको खींच के हम पतली तार के रूप में बना सकते हैं, उसे हम तनन कहते हैं। ठीक है, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा मतलब अगर लोहे को तुम यहाँ से गर्म करोगे, ये लोहा का एक रॉड है, तुम यहाँ पे गर्म करोगे ना, थोड़ी बात यहाँ गर्म हो रहा है, इधर इस निप पे गर्म हो रहा है, इधर गर्म करोगे, लेकिन गर्माहट इधर से फैलते 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 यहाँ भी गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा की सुचालक होती है, साथ ही साथ विद्युत की भी सुचालक होती है। हम इसमें करंट पास करेंगे तो पूरे रॉड में करंट आ जाएगा। ठीक है, और तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, कुछ ठोस नहीं भी होते हैं, वो उदाहरण में आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, और तथा अधिकतम जो धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और ये सब क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो सोडियम है, पोटेशियम है, लोहा है, तांबा है, ये सब हमारे धातु हैं। ठीक है, धातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें एक धात्विक चमक होती है। ठीक है, कठोर होते हैं, उसके साथ साथ वो आघातवर्ध होते हैं, तनन होते हैं। ये सब जो सारे पदार्थ हैं वो धातु होते हैं। ये भौतिक गुणों के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भौतिक गुण क्या होता है? जो हम आंखों से देख के बताते हैं उसे भौतिक गुणों के वो बोला जाता है। और जो लैब के अंदर परीक्षण होता है उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई तत्व दे देगा, ठीक है, और उससे बोलेगा आपसे कि भैया बताइए इसकी ये क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सोडियम लिखा हुआ है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो प्रथम कक्ष में 2 आता है अधिकतम, दूसरे में 8 आता है, और बचा फिर 1। पहले कक्ष में आपको पता है बच्चों, कोष भरने का नियम आप जानते हो। ठीक है, ये पहला कक्ष है। ठीक है, ये दूसरे के तीसरा कक्षक है। ठीक है, KLM होता है ना। जो कक्ष भरने का जो नियम है बच्चों, वो सूत्र क्या होता है? 2n²। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो n के जगह पे जब हम 1 रखेंगे ना, n के जगह पे हम जब 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले वाले में? 2। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे कक्षक में n की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। तो दूसरे वाले में अधिकतम कितने? अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले के लिए निकाल सकते हो, चौथे के लिए निकाल सकते हो। तो पहले वाले में अधिकतम 2 आ सकते हैं, दूसरे वाले में अधिकतम 8, तो बचा 1, और तीनों को जोड़ोगे 11 आ जाएगा। तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखा दूँ। देखो बच्चों, अगर कोई तत्व है, उसका हमने परमाणु
विन्यास कर दिया, ठीक है। और विन्यास करने के बाद अगर बाहरी कक्ष में, अगर ये लिख लीजिए कॉपी में, अगर बाहरी कक्ष में, अगर बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब बच जाता है। परमाणु विन्यास किया आपने और परमाणु विन्यास करने के बाद बाहर वाले कक्ष में यहाँ पर, ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 इलेक्ट्रॉन बचता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये हमें इशारा कर रहा है कि भैया मैं धातु हूँ, भैया मैं धातु हूँ, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने उसका परमाणु विन्यास किया और बाहरी कक्ष में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो क्या होगा बच्चों, धातु होगा। जैसे सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 बच रहा है, तो ये क्या है, धातु। और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, मैग्नीशियम क्या होता है, धातु होता है। वैसे तो पता है आपको, करके दिखाते हैं। प्रथम कक्ष में 2 आता है, द्वितीय में अधिकतम 8, 2 और 8 10, यहाँ 12 है, तो आखिरी में कितना बचा, 2, ठीक है। पहचान हो गई। परमाणु विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये क्या होगा बच्चों, ये धातु होगा। तो अगर 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वो धातु होती है, ठीक है। अधातु की भी बता रहा हूँ, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। अधातु पे आ जाते हैं। परिभाषा क्या होती है, वह तत्व जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जो गुण धातु में होता है ना, वो गुण अधातु में नहीं होता। अधातु में कोई चमक नहीं होती है, ठीक है। अधातु अगाध वर्ध नहीं होता है, ठीक है। इसमें तरंग क्षमता नहीं होती, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं, बिल्कुल सारा गुण इसका उल्टा होता है, ठीक है। और ये ठोस अवस्था में भी नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक मिट्टी का ढेर है, ठीक है, या फिर मेरे पास कोई प्लास्टिक की वस्तु ले लो, ठीक है, प्लास्टिक की वस्तु ले लो, कुछ भी ले लो, एक अधातु ले लो। जैसे मेरे पास ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये अधातु है, कीबोर्ड है ना मेरे पास। अब ये क्या है, इसकी चमक है, नहीं है, ठीक है, इसकी चमक नहीं है, अगाध वर्ध नहीं है। इसको मैं हथौड़े से मारूंगा ना, ये टूट फूट के चूर चूर हो जाएगा, इसका कीबोर्ड सारा इधर उधर बिखर जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद इसकी तनन क्षमता, अगर मैं इसको आग जला दूं तो ये गल के सिकुड़ जाएगा, ठीक है, इसमें तनन क्षमता नहीं होती, ठीक है। और ये विद्युत के कुचालक हैं, ठीक है, विद्युत के कुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है, ऊष्मा पास नहीं होती है, ठीक है। तुम इस तरफ जलाओगे, इसी तरफ जल के खाक हो जाएगा, इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है। आग फिर पकड़ पकड़ धीरे धीरे आएगी। तो जो जो गुण सुचालक में होते हैं, सॉरी सुचालक बोल रहा हूँ, धातु में होते हैं, उसका उल्टा अधातु में होता है। उसमें होता लिखोगे, इसमें नहीं होता लिख देना है बस। तो ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब, ठीक है, ये अधातु है। ये क्या है बच्चों, अधातु है। अब सर आपने तो इसका तो बड़ा मस्त ट्रिक बता दिया था, इसका भी तो बताओ, है ना। तो बिल्कुल बताएंगे भाई। तो देखो, अगर बाहरी कक्ष में, या लिख देता हूँ, अगर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद क्या बचे, 5, 6, 7, ठीक है, ये बच जाता है, या फिर 8, ठीक है। तो वो क्या होता है, उस तत्व को हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर बाहरी कक्ष में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अधातु होगा, ठीक है। वो क्या होगा, अधातु। जैसे ये ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो प्रथम कक्ष में अधिकतम 2 होता है, 8 में से 2 घटाऊं, बाहरी कक्ष में कितना बचा, 6। इसके बाहरी कक्ष में 6 बचा। मैंने क्या बोला था कि जिसके बाहरी कक्ष में 6 होगा वो क्या होगा, अधातु होगा, है अधातु ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर का परमाणु, सल्फर एक, देखो सल्फर का क्या होता है, सल्फर का S से दिखाते हैं, परमाणु क्रमांक 16 होता है। पहले कक्ष में 2 हो गया, द्वितीय में 8 हो गया, तीसरे बाहरी कक्ष में कितना बचा, 6। तो सल्फर क्या हो गया, अधातु हो गया। आ गई बच्चों बात समझ में। अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे, सर हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में तो 1 है,
है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है आपके मन में आएगा, ये परसेप्शन भी होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परसेप्शन बहुत होता है, लेकिन अगर आप मैथ्स में पढ़ते हो ना तो मैथ्स में 100% एक्यूरेसी चलती है, 99.9999 ये भी नहीं चलता, पूरा 100%। लेकिन केमिस्ट्री में आपको अभी क्लास 10th में 11th में 12th में कुछ चीज़ें पढ़ोगे, उसको वो गलत हुई फिर और आगे बनी, तो इसमें परसेप्शन भी चलता है। जैसे यही चीज़ है, ये परिभाषा मैंने दिया ना धातु का कि ठोस होता है, लेकिन ऐसे धातु भी हैं जो ठोस नहीं है। ज़रा कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आगे ज़रूर बताऊंगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वो धातु कौन सी है जो ठोस नहीं होती है, ठीक है। आप जानते हैं वो क्यों क्या है, मरकरी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर में। तो ये परसेप्शन हुआ ना, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसके एक आध चीज़ ऐसे भी होंगी जो उसके खिलाफ जाएंगी, तो ये केमिस्ट्री में चलता है। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, बाहरी कक्ष में भी एक हो गया, तो क्या ये धातु है ना, ये धातु नहीं है। ये जो जितने भी नियम कानून है ना जो मैंने बोला, वो तभी अप्लाई होंगे जब पहले कक्षक के बाद बात होगी, पहले कक्षक में बात ना हो, ठीक है। 2 से ज़्यादा परमाणु क्रमांक होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर 1 है या 2 है तो नहीं होगा। हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम, ठीक है, ये धातु नहीं है, अधातु है। हीलियम क्या है, एक अक्रिय तत्व है जिसके कक्षक पूर्ण होते हैं बच्चों, ठीक है, जिसके कक्षक बाहरी कक्षक पूर्ण होते हैं, दिमाग में खोपड़े में डाल लीजिए, जिसके बाहरी कक्षक पूर्ण होते हैं वो अक्रिय तत्व होते हैं। अक्रिय तत्व समझते हो, जैसे जो अमीर बंदा होता है ना, वो क्या करता है, मस्त ठाट बाट के ऐसे लेटा पड़ा रहता है, उसके पैसे यहाँ खेत में काम हो रहा है, फसल उग रही है, खाना है ना, लोग काम कर रहे हैं, लोगों से वो काम करवाता है, खुद नहीं कुछ करता, खुद बैठे बैठे खाता है, मौज करता है, वही है अक्रिय तत्व, ठीक है। ये बंदा क्या होता है, इसके पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस पूरा बड़ा बड़ा है बंदे के पास, बस मस्त कुछ नहीं करता, ठीक है, अक्रिय है ये, क्योंकि इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी जो कक्ष है ना उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, भरा पड़ा है। जिनमें भरा नहीं होता है ना, कम या ज़्यादा होते हैं, वही क्रिया करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, और बार बार पूछा जाता है भौतिक गुणों के आधार पर बताइए कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आगे मैंने ले रखा है रासायनिक गुणों के आधार पर बताइए कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो जिस गुणों के आधार पर वो पूछ रहा है आपको उसी गुणों के आधार पर बताना है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा आता है भौतिक और रासायनिक, तो फिर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप भौतिक गुणों के आधार पर लिखें, रासायनिक गुणों के आधार पर लिखें, दोनों को मिक्स कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु, टॉपिक है चमक। देखो धातु में एक चमक होती है, धातु की सतह चमकदार होती है, ठीक है। जैसे ये घंटी ले लिया मैंने सिल्वर का, देख रहे हैं इसमें एक अलग सी शाइन आ रही है ना, शाइन हो रही है, ठीक है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी की घंटी है, ठीक है, इसमें एक चमक होती है। हम चांदी क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये चमकदार होते हैं, आभूषण के रूप में पहना जाता है, ठीक है। अधातु में कोई चमक नहीं होती, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। जैसे ये मेरा पत्थर है, ठीक है, जैसे ये मेरा आयोडीन है, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये चमकदार नहीं होती है, ठीक है, चमकदार नहीं होती। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आयोडीन है, ठीक है, मैंने बोला ना केमिस्ट्री में थोड़े अपवाद मिलेंगे, 90-95% हाँ बोलेगा, 5% ना बोलेगा, 1-2% ना बोलेगा ज़रूर, अपवाद आ गया। जैसे आयोडीन है, आयोडीन क्या है, एक अधातु है, अधातु में चमक नहीं होती बट आयोडीन में चमक होती है, तो ये अपवाद है, ठीक है। आयोडीन की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कठोरता की, ठीक है। धातु क्या होता है, सामान्यतः कठोर होते हैं धातु, जितने भी धातु है ना सामान्यतः वर्ड प्रयोग किया गया है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सारे कठोर नहीं है, 99% कठोर है, 1% नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, देखो लोहा कठोर है, तांबा कठोर है, लेकिन जो लिथियम है, जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातु है, परंतु ये मुलायम है, कठोर नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, मुलायम है। ये हमारा जो लोहा है वो बहुत ही कठोर है, लेकिन ये जो लिथियम है बच्चों, ये क्या है, मुलायम होता है,
मुलायम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अधातु, अधातु कठोर नहीं होते हैं। जैसे कोयला हो गया, कठोर है नहीं, ऐसे पिचक मारोगे जोर से ये टूट जाएगा, ठीक है ना, हथौड़े से ऐसे मारोगे चूर चूर हो जाएगा। लेकिन अपवाद क्या है, हीरा, हीरा जो कि एक अधातु है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, दुनिया का सबसे, हीरे से क्या काटा जाता है, जो हीरे से बड़े बड़े जो चीज़ें हैं ना, शीशा होता है उसको काटा जाता है, तो हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, यह उसका अपवाद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूप और अवस्था के बारे में अगर बात करें तो धातु जो होती है कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, ये जो, ठीक है। लेकिन लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये उदाहरण है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। मैंने बोला था मरकरी, जो मरकरी होती है जिसे हम हिंदी में पारा कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर में ना, रूम टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में ना ये क्या होता है बच्चों, ये पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आप जाते हो डॉक्टर के पास, ऐसे मुंह में डाल देता है एक चीज़ और फिर नापता है, वो क्या होता है, मरकरी होती है। आगे बात करते हैं अधातु की, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। जो भी अधातु है ना, जो रूम टेम्परेचर पर ये ठोस है, जैसे ये प्लास्टिक है मेरे पास, ये एक अधातु है, ठोस अवस्था में है ना, ठीक है, तो या तो ठोस होगी या गैसीय अवस्था में होगी सारे अधातु। इसमें अपवाद क्या है, जो ब्रोमीन द्रव है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है भाई। जब अधातु है तो ये द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, ये अपवाद है, ठीक है। ये जो ब्रोमीन है ना, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आगे बात करते हैं आघातवर्तना के बारे में। धातु में आघातवर्ध होते हैं, ठीक है, अर्थात धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये देखो, ये एक मैंने टुकड़ा ले लिया, ठीक है, इसको मैं लोहे से पीट रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा। अब लोहे से पीटा, ये लोहे से पीटा, ये चादर बन गई, क्या बन गई, चादर बन गई। तो आघातवर्धन वही होता है, एक कोई चीज़ है उसको तुम बार बार पीट रहे हो ना, तो टूटेगी नहीं, फैल जाएगी चादर की तरह, तो उसे कहते हैं आघातवर्धनता। लेकिन ये जैसे कोयला है, ठीक है, अधातु है, इस पर मैं लोहे से मारूंगा ना तो ये भंगूर हो जाएगी, देखो ऐसे टूट गई, ठीक है। तो ये गुण इसमें होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तन्यता के बारे में। धातु तन्य होती है, तन्य होती है मतलब धातु से पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। धातु को पिघलाकर गर्म करके पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं तन्यता, ठीक है। जैसे तांबे के तार, ये देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है, अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, ये अधातु का गुण है। विद्युत और ऊष्मा चालकता, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं धातु, ठीक है ना। देखो ये जो हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, ये धातु का तार है एक, इसे मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जब मैं गर्म करूँगा ना तो ये धीरे धीरे ये पूरा गर्म हो जाएगा रॉड, ठीक है। लेकिन जो शीशा है और जो पारा है वो इसके अपवाद है। अधातु में अगर बात करें, विद्युत और ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं अधातु, ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, वो विद्युत का बढ़िया सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु है। आप बोलोगे सर ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल होती है ना, पेंसिल लिखते हो आप, पेंसिल के अंदर काला काला जो भरा पड़ा होता है जिससे हम लिखते हैं, वो होता है ग्रेफाइट, ये एक अधातु है। लेकिन गलती से भी अगर उसके तुमने बिजली के संपर्क में ला दिए ना, इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में करंट पास होता है, तुम अगर जीभ लगा के रखोगे ना ऐसे हैं और इधर से तुम लगा दोगे उस पर इलेक्ट्रिसिटी, तो झटके मार के तुम्हें बाहर फेंक देगा ऐसे, ठीक है, खतरनाक है, तो बच के रहना है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं घनत्व के बारे में बात करते हैं। जो धातु होता है सामान्यतः घनत्व और गलनांक
अधिक होता है धातुओं में, ठीक है। और जो अधातुओं में गलनांक और घनत्व वो कम होता है। ध्वनि की बात की जाए तो धातु ध्वनिक होते हैं। देखते हो ना, जो भी घंटा होता है ना, मंदिर के घंटे होते हैं या कोई भी जिसमें आवाज़, स्कूल में जो घंटी होती है वो सब धातु के होते हैं। कभी कोई प्लास्टिक का घंटी देखा है तुमने? कभी ये लकड़ी का देखा है कभी तुमने? कहीं पर नहीं देखा होगा, क्योंकि जो धातु होते हैं उनमें ध्वनि तेज होती है और अधातु में ये नहीं होता है। ये जो घंटी बज रही है ये धातु की है, ठीक है। तुम एक लोहे की घंटी बजाओगे तभी ज़्यादा आवाज़ आएगी। एक लकड़ी की घंटी बजा के देखना, टक टक मारोगे, ठस ठस आवाज़ आएगी, बस तुम ही सुन पाओगे और कोई नहीं सुन पाएगा, ठीक है। और अधातु, ठीक है, कि कठोर सतह से टकराने पर उस पर कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होता है अधातु में, ठीक है। धातु में क्या होता है, ऑक्साइड के गुणों पर देखो। धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के बनते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। जितने भी धात्विक ऑक्साइड है बच्चों, ये क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारक क्या होता है, अम्ल क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर नहीं पता है तो जाके पहले देखिए, बहुत ही आसान वे में समझाया है। और अधातु में अधात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं ना, वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातु में सारे जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब धातु के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे हम, ठीक है। धातुओं को देखेंगे, अधातु का देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म। इस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है, क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर ये चीज़ अगर नहीं समझोगे, तुम सोचोगे बस रट के जाऊंगा, नहीं, चीज़ों को समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। क्या होता है जब, हर साल क्वेश्चन आपको देखोगे मिलेगा हर पेपर में। देखो, वायु के साथ जब हमारा धातु क्रिया करता है तो क्या होता है। वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या होता है। ये मेरा धातु है और ये मेरा ऑक्सीजन है, तो क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड, ठीक है। चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मेरा ये मैग्नीशियम एक धातु है और ये मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्रिया करके क्या बनाया, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मेरा क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। धातु Mg है, ऑक्साइड O। ओके बच्चों, धातु ऑक्साइड बनाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, कुछ नोट भी हमने लिखा है जो ध्यान रखने वाली बात है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षार की होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो धातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होगी वो क्षार की होगी, ठीक है। और जो अधात्विक ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षार के दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाता है ऐसे दो के नाम बताओ जो अम्लीय और क्षारी दोनों ऑक्साइड की प्रवृत्ति बताते हैं, तो वो ये होंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। या फिर अगर लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड और 4 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हो वहाँ से आपके हर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछले हर साल से ये पूछा जाता है। पिछले 2-3 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्या, लवण तथा जल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी और क्षारक से अभिक्रिया करके लवण देगा और जल देगा, वो क्या कहलाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा Al2O3 है, ठीक है। ये मेरा धात्विक ऑक्साइड है और ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अम्ल से क्रिया कर रहा है। ये वाला क्या है बच्चों, ये अम्ल है, पहला वाला, ठीक है। ये धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके क्या दे रहा है, लवण दे रहा है और जल दे रहा है, ठीक है। दूसरा आ जाता हूँ, फिर ये धात्विक ऑक्साइड है,
ये मेरा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा क्षार है। ठीक है, ये क्या है? क्षार है। तो इसके साथ क्रिया करके क्या दे रहा है? लवण दे रहा है, NaAlO2, और पानी दे रहा है। ठीक है, सिंपल से तो उदाहरण मैंने आपकी आंखों के सामने रख दिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जल के साथ अभिक्रिया। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, अब ये आपको बताना है। ये मेरा धातु है, ये मेरा जल है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी बच्चों, तो या तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगी या हाइड्रोक्साइड बनाएगी, इन दोनों में से एक बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन को वो मुक्त कर देगा। गैस कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, एग्जाम में आता है जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये आप बोल देंगे। सो देखिए, धातुएं जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड अथवा ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, फिर धातु ऑक्साइड जो होता है, अगर उसको फिर से जल में मिला दिया जाए तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जो धातु ऑक्साइड आपको आपके मिलेगा ना, उसको अगर फिर से पानी में डालोगे या पानी उस पर मिलाओगे तो आपको मिलेगा धातु हाइड्रोक्साइड। उदाहरण देखिए। ठीक है, ये मेरा सोडियम है, ये मेरा धातु है, और ये मेरा पानी है। धातु और जल को मैंने मिलाया तो मुझे क्या मिला? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और मुझे क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। फिर मैं क्या करूँगा? ये मेरे पास दूसरा है, देखो कैल्शियम है और ये पानी है। मुझे कैल्शियम COH का वोल्टेज मिल गया और H2 मिल गया। इसी रिएक्शन को दोबारा मैंने करके दिखाया। अब मैंने क्या किया? अब मैंने क्या लिया? एक धातु ऑक्साइड लिया, Na2O लिया, उसको मैंने पानी में मिलाया तो मुझे क्या मिल गया? धातु हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, ये मुझे मिल गया। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी पॉइंट में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कुछ नोट इम्पोर्टेंट है। कुछ धातुएं होती हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो मैग्नीशियम जो है बच्चों, पानी अगर ठंडा है ना, उसके साथ ठंडे पानी में अगर मैग्नीशियम तुम डाल दोगे या मैग्नीशियम में ठंडा पानी डाल दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? गर्म पानी के साथ। मैग्नीशियम क्या बनाती है? जब मैग्नीशियम को गर्म पानी में तुम मिलाओगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होगा। ठीक है, ये दिमाग में डाल लीजिए। ये मेरा मैग्नीशियम है, ये मेरा गर्म पानी है, मेंशन किया गया है H2O, गर्म पानी, ठंडा हो या गर्म हो, फॉर्मूला तो वही रहता है ना, H2O। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, MgOH का होल ट्वाइस, और क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ठीक है, बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ धातुएं ऐसी हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, या फिर आयरन हो गया, केवल और केवल भाप से अभिक्रिया करती है। ठीक है ना, भाप समझते हैं, तो पानी को हम गर्म करते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है ना ऐसे ऊपर से, उसी के साथ अभिक्रिया करती है। तो अभिक्रिया करके ना संगत धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे ये मेरा एल्यूमिनियम है, ये मेरा भाप है, भाप भी पानी हुआ, ठीक है, गैसीय अवस्था में हुआ। ये जब मिलेगा तो Al2O3 बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? मुक्त करेगा, निकालेगा। और उसके बाद तो देखिए कुछ धातु है जैसे कि लेड,
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड किसी भी दशा में ना रिएक्शन नहीं करती हैं। ये आप नोट करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लेड मतलब शीशा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये किसी भी दशा में रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? देखिए ये धातु है, ये अम्ल है, तो लवण बनाएगी और हाइड्रोजन बनाएगी। ठीक है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। ये अपने मन में डाल दीजिए। यहाँ लिखा है मैंने, सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, परंतु जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, देखिए ये है मैग्नीशियम धातु और ये मेरा है HCl। ठीक है, अम्ल, ये बन गया मेरा लवण MgCl2 और ये मेरा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। एक एग्जाम्पल और एक लेते हैं, ये मेरा जिंक है। ठीक है, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये मेरा क्या आएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन। हर चीज़ के लिए मैंने दो दो एग्जाम्पल दिए हैं, सिंपल दिए हैं, इनको याद करना है और रिएक्शन कभी याद नहीं होते, लिख लिख के याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या होता है? ठीक है, धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके संगत धातु क्लोराइड बनाती है। ठीक है, जैसे ये धातु है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जो भी धातु होगा उसका क्लोराइड बनाएगा, MgCl2 बन गया। Zn लोगे, ठीक है, क्लोरीन से मिलाओगे ZnCl2 बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ कोई यौगिक नहीं बनाती। धातु जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ना जनरली कोई यौगिक नहीं बनाता। क्या बनाता है? कुछ सक्रिय धातु जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम, ये हाइड्रोजन से संयोग करके ना धातु के लवण के समान ठोस यौगिक देती हैं। इनको हाइड्राइड कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हाइड्राइड कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये मेरा सोडियम है, ये मेरा हाइड्रोजन है। ठीक है, अभिक्रिया करके NaH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है? तो देखिए ये धातु है, ये धातु विलयन का B है, तो क्या हो जाएगा? लवण विलयन A का आएगा, धातु B बन जाएगा। समझने का बेस्ट तरीका यहाँ देखो, ये मेरा Fe धातु है, ये मेरा लवण विलयन है CuSO4, तो क्या होगा? Fe के साथ सल्फेट आ जाएगा और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉपर को लोगे, कॉपर को इसके साथ मिलाओगे ना तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सक्रियता श्रेणी। ये जो टेबल बनी हुई है, ये सक्रियता श्रेणी टेबल है, इसको याद भी कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची है ना बच्चों, जिसमें धातु की क्रियाशीलता को, क्रियाशीलता मतलब कौन कितना क्रियाशील है, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे, यानी कि घटते हुए क्रम में। देखो ये पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, उससे कम क्रियाशील सोडियम है, उससे कम क्रियाशील कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम, घटता हुआ जा रहा है। फिर Fe, फिर Pb, फिर H, फिर कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au, सारा लिखा हुआ है। तो इसको लिख के याद कर लेना, इस पर क्वेश्चन आता है, ऐसे एग्जाम में भी आ जाएगा। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, परिभाषा लिखोगे और ये श्रेणी लिख दोगे, या फिर इसी श्रेणी से क्वेश्चन भी आ जाता है। कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जिंक है ना, जिंक से ज़्यादा क्रियाशील क्या है? एल्यूमिनियम है, उससे ज़्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम है, ठीक है, उससे कम क्रियाशील आयरन है, उससे कम क्रियाशील लेड है। तो तुलना करनी पड़ेगी ना, रिएक्शन जब आएंगे तो उसमें बताना पड़ेगा कि भैया ये इसने इसकी जगह क्यों ली, ठीक है, इसने इसकी जगह क्यों ली।
भैया कौन जिस जगह क्यों कौन लेता है? जो शक्तिशाली होगा ना वो कमज़ोर को उठाएगा, उठा के पटक देगा इधर और खुद उसके जगह पे आके बैठ जाएगा। जो अधिक क्रियाशील होगा ना वो कम क्रियाशील वाले को उठाएगा, हटाएगा, खुद वहाँ आ जाएगा। यही दुनिया का दस्तूर का नियम है। तो ये सब जगह चालू होता है। देखिए अगला है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? देखो धातु की अधातु के साथ अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, तीन समझो। पहले धातु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जितने भी धातु होंगे ना वो पॉजिटिव बनाएंगे, धनायन बनाएंगे। जैसे सोडियम होता है ना, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है, Na पॉजिटिव, क्योंकि 2 8 1 अष्टक पूर्ण होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक था, तो एक अधिक था तो Na पॉजिटिव, तो धातु हमेशा धनायन बनाएंगे। अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अधातु है ना, 8 होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 6। अष्टक पूर्ण होने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 जरूरत है, इसलिए -2। तो अधातु हमेशा ऋणायन बनाते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान होता है, ठीक है, उसके द्वारा जब बनता है ना तो उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक। अब इसी चीज़ को मैं समझाता हूँ। जैसे NaCl का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पर तो लंबा चौड़ा भाषण करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ को मैं आसान कर देता हूँ। NaCl का निर्माण, ठीक है, ये कैसे होता है, इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है लंबा चौड़ा करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहा जाता है इसे, और ये हर साल एग्जाम में आता भी है। देखो मैं समझाता हूँ। सोडियम है, ठीक है, NaCl है ना, एक Na एक Cl। अब ये NaCl ही क्यों है, ये भी अलग बात है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। NaCl है, N का एक और Cl का एक ही क्यों है? इसमें यहाँ N2Cl2 क्यों नहीं लिखा हुआ है, या फिर N1Cl2 क्यों नहीं लिखा हुआ है? NaCl क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, ये भी एक बड़ी मज़े की बात होती है। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, पहले कक्ष में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, आखिरी में 1 बचता है। ठीक है, 1 बच गया है तो 1 पॉजिटिव Na पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये अगर याद है तो यही बहुत है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। पहले में 2, दूसरे में अधिकतम 8 बचा 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, चाहिए यानी कि 1 नेगेटिव। 1 इसके पास ज़्यादा है तो पॉजिटिव हो जाता है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब NaCl कैसे बनेगा, देखो यहाँ लिखना है आपको, ये आपका सोडियम है, ठीक है, और ये आपका क्लोरीन है, 1 सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको ना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरे करने के लिए, है ना, तो ये क्या करेगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के उसको यहाँ दे देगा। इसके पास 12 में 7 है और इसको 1 और मिल जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे, बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाएगा। तो देखो वही काम इसने किया, इस इलेक्ट्रॉन 1 को उठा कर पूरा इसको यहाँ दे दिया। ठीक है, इसने पूरा दिया, जो दे रहा है भाई वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जो ले रहा है भाई वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसीलिए क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज लग जाता है। ठीक है, ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण। इससे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको मैंने लिया था। ठीक है, और अलग से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मैंने पढ़ा रखी है। अब नया सेशन स्टार्ट किया तो नया फिर से वीडियो बना देंगे, तो उसमें सोचने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो जो पढ़ रहे हो ये तो है ही सॉलिड चीज़ें, और एग्ज़ाम के जब आएंगे ना, एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो एग्ज़ाम में फोड़ने की तो गारंटी हमारी है। सारा क्वेश्चन जो भी आएगा ना एग्ज़ाम में, हमारे द्वारा पढ़ाए गए वहीं से एक क्वेश्चन आएगा।
ये दावे के साथ बोलते हैं। और इस साल भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं, ठीक है, मैथ में साइंस में 99 100 में से 100 आए हैं, ठीक है, दावे के साथ बोलते हैं। अब आता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आयनिक यौगिक, पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। आयनिक जो होते हैं यौगिक, ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। ठोस होता है, ठीक है, जैसे ये ठोस है, कठोर है। भंगुर का मतलब अगर हथौड़े से मारोगे ना तो टूट जाएगा। गलनांक और क्वथनांक इसके बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी में है भी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, उसमें इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। जल में तो ये घुल जाएगा आयनिक यौगिक, लेकिन पेट्रोल में, डीजल में, यहाँ केरोसिन में, इनमें नहीं घुलता है। विद्युत चालकता की अगर बात की जाए, आयनिक यौगिक जल विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। अगर ये जलीय विलयन के रूप में है, ठीक है, और गलित अवस्था में है तो विद्युत का चालन करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है। आगे बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातु हमें कैसे मिलता है, ठीक है। एक प्रकृति में क्या है बच्चों, भर्जन, निस्तापन, ठीक है, प्रगलन, ये आता है। उसके साथ साथ अयस्क क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो धातु की प्राप्ति कैसे होती है? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। जो हमारा जो पृथ्वी है ना, उसकी जो भू प्रॉपर्टी है, मतलब ज़मीन है, उसी के अंदर, उसके ऊपर ही हमें क्या मिलता है, ये सारे धातु मिलते हैं। अलग से कहीं बारिश नहीं होती इनकी, सारा मिट्टी में ही मिला हुआ है ये सब, और वहीं से हमें ये सब मिलते हैं, ठीक है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं, और वहीं से हमें ये सारे मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, 3 नंबर में आया था, 3 नंबर में खनिज, अयस्क और गैंग की परिभाषा लिखने के लिए आया था 3 नंबर में, ठीक है। और ये हर साल आता है। खनिज क्या होता है? भू प्रॉपर्टी में खुली अवस्था में जो पाया जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी है ना, खुली अवस्था में जो मिलता है हमें, ठीक है, उसे हम खनिज कहते हैं, ठीक है। अयस्क क्या होता है? अब कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, और इन खनिजों को अयस्क कहते हैं, ठीक है। जो खनिज होता है ना, अयस्क किसे कहते हैं? खनिज, जिन खनिजों से आसानी से, लाभदायक पूर्वक से हम धातु निकाल सकते हैं, उन्हें हम अयस्क कहते हैं, सिंपल भाषा में। गैंग कहता हो, गैंग क्या होता है? सारी अशुद्धि, जितनी भी अशुद्धि है ना, उसे हम गैंग कहते हैं। ईगल गैंग, ये जो गैंग नहीं जो मारा मारी करते हैं, वो नहीं। गैंग का मतलब यहाँ अशुद्धि से है, जितनी भी अशुद्धि है गैंग है। पृथ्वी से निकलने गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं, ठीक है। खनिज किसे कहा जाता है? अयस्क किसे कहा जाता है? और गैंग किसे कहा जाता है? अयस्क किसे कहा जाता है? उन जिन खनिजों से लाभदायक पूर्वक तरीके से हम धातु निष्कर्षित कर सकते हैं, उन्हें हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, दिमाग में डाल लेना, ठीक है। धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, ठीक है। अयस्कों से वो मैं बताता हूँ। 3 चरण होते हैं धातु निकालने के लिए। पहला चरण होता है अयस्कों का समृद्धिकरण। धातु जो निकलता है अयस्क से निकलता है ना, उसके बाद समृद्धिकरण के बाद धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, और उसके बाद धातुओं का परिष्करण किया जाता है। 3 स्टेज में काम चलती है। अभी मैं आपके आगे दिखाऊंगा। ये देखिए, पहला काम होता है
चरण 1, अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण। ठीक है, जितने भी अयस्क हैं उनका सांद्रण करना है। ये क्या होता है? अयस्कों में मौजूद अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ठीक है, अयस्क से ना, अयस्क में जितने भी अशुद्धि है उनको निकालना है, तो जो अशुद्धि होते हैं उसे तो हम गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्क में जितनी भी अशुद्धियां हैं, रेत है, बालू है, इन सबको अलग करना है, और इस अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समृद्धिकरण कहते हैं। जैसे क्या करते हैं? पानी से साफ कर सकते हैं, हम इसको छान कर साफ कर सकते हैं, रसायनों का उपयोग करके साफ कर सकते हैं, चुंबक की मदद से भी हम इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, चुंबक ले जाओगे तो मेटल्स उसमें साथ चिपक जाएगी, बाकी जो धातु रेत वेत है, धातु मेटल लोहा जो भी है वो तो चुंबक के साथ चिपक जाएगी, बाकी सारा मिट्टी वगैरह नीचे रह जाएगा। तो ये सारे तरीके होते हैं। तो पहला चरण होता है साफ करना, अयस्कों का सांद्रीकरण। ठीक है, स्टेप 1 में। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये क्या होता है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ना। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, और कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। यौगिक मतलब जुड़ा हुआ रहेगा किसी के साथ। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो रहते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो जितने ज़्यादा कम अभिक्रियाशील होंगे ना, वो खुली अवस्था में आपको मिलेंगे, और जितना ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो यौगिक की अवस्था में मिलेंगे आपको। ठीक है, उदाहरण जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, कॉपर, ये खुली अवस्था में मिलते हैं हमें। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी स्वतंत्र रूप में मिलेंगी ही नहीं आपको, ये हमेशा यौगिक के रूप में मिलेंगी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के जो मध्य की धातुएं हैं ये अभिक्रियाशीलता में मध्यम होती हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। जो बीच वाली होती है ना, वो ये 3 रूप में पाई जाती है, या तो ऑक्साइड के रूप में पाई जाएगी, या सल्फाइड के रूप में पाई जाएगी, या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी। 3 रूप में पाई जाएंगी जो बीच के होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया। ये जो अधिक क्रियाशील है ये हमेशा स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। ठीक है, और जो बीच के होते हैं ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। और जो कम क्रियाशील हैं जैसे सोना, चांदी, ये आपको खुली अवस्था में मिलेंगे, स्वतंत्र रूप में पाई जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इन धातुओं के ऑक्साइड को ना केवल गर्म करने से ही हमें धातु मिल जाता है। इसके बाद जो ऑक्साइड होगा ना, उसको जब जस्ट यूँ गर्म करेंगे और हमें धातु मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये है उदाहरण, ये HgS है, ये 3+O2 गर्म करना है। आप कहोगे सर ये O2 क्यों लगा दिया? भाई गर्म करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दहन, गर्म करना प्लस O2, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रियाएं, इनको आपको लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो मध्यम वर्ग के होते हैं यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ आ जाता है पहला भर्जन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जारण भर्जन। तो ये क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को, ये मध्यम वर्ग के होते हैं ना, और मध्यम वाले सल्फाइड, कार्बोनेट इस रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जैसे ये ZnS है, इसको मैंने गर्म किया, ZnO 2SO2 बन गया। ठीक है, फिर निस्तापन क्या होता है? जो कार्बोनेट होता है ना, उसके लिए होता है। कार्बोनेट अयस्क को, वहाँ पर सल्फाइड अयस्क था, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए अप्लाई होता है।
कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में या फिर अनुपस्थिति में या तो बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा वायु, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यही प्रक्रिया आपकी निस्तापन कहलाती है। जैसे ये उदाहरण है, ZnCO3 गर्म किया, ये बन गया। नोट क्या है, भर्जन और निस्तापन विधियों में हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ उसका अपचयन करा कर धातु प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, अपचयन के लिए कुछ अपचायक का उपयोग किया जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ATC। ठीक है, जैसे मुझे ये जिंक निकालना है तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड मिलेगा, उसको मैं कार्बन के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो मुझे Zn मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? ठीक है, ये जो वीडियो देख रहे हैं इन धातुओं का विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं ना, इनका हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, जैसे NaCl से Na का निर्माण, ठीक है, धातु के कैथोड पर होता है और क्लोरीन का एनोड पर होता है। ठीक है, ये चीज़ धातु यहाँ मिलेगा और क्लोरीन इधर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 आता है आपका धातुओं का परिष्करण। ये कैसे होता है? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि होती है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इस पर तो एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण किसे कहते हैं, क्या होता है, डिटेल में समझाइए। ठीक है, तो क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, ये मिक्सचर है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करोगे तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। जो अशुद्ध धातु होगा ना, इस अपघट्य में क्या होगा, घुलने लगेगा। उसके बाद उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, ये मेरा कैथोड है ना, इस पर निक्षेपित हो जाता है। ये मेरा उतनी ही मात्रा में, जितना मात्रा में वो घुला उतनी ही मात्रा में वो कैथोड पे आ जाएगा। अविलेय अशुद्धियाँ, ठीक है, ये जो अविलेय अशुद्धियाँ हैं एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। ये यहाँ पर एनोड की ये जो तली है ना, एनोड यहाँ पे आ जाएगा सारी अशुद्धियाँ, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या क्या जाता है? इसे एनोड पंख अपद्रव्य को। और ये विधि है, और ये चित्र बना देना, सिंपल 3 लाइन में मैंने लिख दिया। अब हम बात करेंगे संचारण की। ठीक है भाई, संचारण क्या होता है? संचारण के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, जो भी धातु होती है जब वो नमी के संपर्क में रहती है, ठीक है, नमी के संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी, पानी के संपर्क में आएगी, तो वो संचारित हो जाती है। उस पर एक धातु की कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है ना, डिटेल में समझाता हूँ। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ये देखो, ये भूरा भूरा जंग लग जा रहा है ना, सड़ रहा है, हम आम भाषा में कहते हैं सड़ रहा है, जंग लग रहा है। इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। संचारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, घिसना शुरू हो जाता है। संचारण के उदाहरण क्या है? चांदी की चमक का कम हो जाना, तांबे की छड़ पर हरी परत चढ़ जाना, लोहे के पर जंग लगना, ठीक है, लेड का अपना संरचना खो देना। ये सारे जो उदाहरण है वो संचारण के हैं। ठीक है, संचारण से सुरक्षा में कैसे मिल सकती है? धातुओं को संचारण से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी विधियां हैं। सबसे फेमस विधि ये पेंट कर देते हैं। ठीक है, जब भी आप लोहे की गेट लगाते हो, कुछ भी घर में काम करते हो, तो पहले क्या करते हो? पेंट करते हो। 1 साल 2 साल फिर पेंट कर दो, ताकि संचारण से बचा सके। किस तरीके से? उस पर एक कोटिंग चढ़ जाती है और वो धातु डायरेक्ट वायु के संपर्क में नहीं आती है, क्योंकि जैसे हम पेंट करते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है और वो वायु के संपर्क में धातु ना आकर वो कोटिंग आ जाती है।
इस कारण हमारा धातु सुरक्षित रहता है। पेंट कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। यसदे लेपन, अब यसदे लेपन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर इस तरीके से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैंने बोला था यसदे लेपन क्या होता है, तो यसदे लेपन क्या होता है, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाना यसदे पे यसदे लेपन कहलाता है। जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसदे लेपन कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र मतलब मिला हुआ धातु, यह दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संरक्षण से बचाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये जो कांसा है आप देखते हैं, कांसे की बर्तन है ना, कांसे के बर्तन हमारे हिंदू धर्म में जनरली देखा गया है क्या होता है, जब बच्चे का मुंह में पहली बार खाना दिया जाता है ना, तो एक रीति रिवाज होता है जिसमें ये बर्तन दान किए जाते हैं और इनमें खाना खाना अच्छा माना जाता है। तो ये कांसा जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं, किससे बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। कॉपर इसमें 95%, 70 से 95% होता है और टिन इसमें 5 से 22% तक होता है। सोने की बात करें, 18 कैरेट सोना जो होता है, शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है, लेकिन 22 कैरेट का सोना पहन नहीं सकते, एकदम मुलायम होता है। ठीक है, अगर पहन के जाओगे तो क्या पता गर्मी से पिघल के आपके यहाँ से गिर भी जाए, कब पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉलिड बनाने के लिए 18 कैरेट का बनाया जाता है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो 18 कैरेट सोना जो होता है उसमें 75% सोना होता है, 12.5% कॉपर होता है और सिल्वर होता है 12.5%। इन सबको मिक्स करके 18 कैरेट का सोना बनता है। पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें कॉपर 60 to 90% होता है और जिंक 10 से 35% तक हो सकता है। ठीक है, जो आपका कास्ट आयरन होता है वो लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो आपका स्टर्लिंग सिल्वर होता है वो चांदी और कॉपर से मिलकर बनाया जाता है। तो ये सारे उदाहरण मैंने आपको मिश्र धातु के दिए हैं चित्र की सहायता से, और परसेंटेज भी मैंने बताया है। ठीक है, तो इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, पूरा चैप्टर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा, हर एक चीज़ आसान तरीके से बताई है। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फट सारा चीज़ आ जाएगा। एनसीईआरटी को एकदम सरल भाषा में मैंने इस वीडियो में समझाया, वन शॉट में। ये नहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया, नहीं, 1 घंटे के अंदर सब कुछ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हर चैप्टर की 3 वीडियो आती हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन वाला, जैसे ये हो गया, इसके बाद आपको मिलेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और उसके बाद मिलेगा जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सब। तो वीडियो को कर दो लाइक, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, मैथ्स वगैरह में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। कमेंट करके वगैरह ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।